तो आप सभी का जो है मानसी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो हम लोग जो है पॉलिटी का क्लास कर रहे थे। तो पॉलिटी की क्लास में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा उसके बारे में पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यानी कि राष्ट्रपति, उसके बाद आप देखेंगे उपराष्ट्रपति और फिर जो है मंत्रिपरिषद, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। तो राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा पद अगर कोई है तो वो राष्ट्रपति है। फिर आप देखते हैं उपराष्ट्रपति है। तो उसके बाद इन राष्ट्रपति की जो है सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया है अनुच्छेद 74 में। ये कितना होगा? अनुच्छेद 74 में। और राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 में है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति की चर्चा जो है अनुच्छेद 63 में है। तो यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा किया था, मंत्रिपरिषद तक। तो अनुच्छेद 74 तक हम लोगों ने देख लिया था। तो हमने यहाँ देखा था मंत्रिपरिषद में कि यहाँ 3 प्रकार के मंत्री होते हैं जो मेन होते हैं, मतलब 3 ही प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो मंत्री का प्रकार हम लोगों ने देख लिया था। तो मंत्री का प्रकार देख लिया हमने, जो कानून किस प्रकार बनता है, कानून कौन लागू करेगा, ये सारे चीज़ हमने देख लिया था। तो आपने देखा था कि इधर विधायिका है और यहाँ पे कार्यपालिका है और न्यायपालिका तो अलग ही है। तो विधायिका समझ गए हम लोग और कार्यपालिका भी समझ गए। तो कार्यपालिका में हम लोगों ने देखा, क्या देखा, मंत्रिपरिषद के बारे में। यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री मिलेंगे, सारे मंत्री, सारे विभाग के मंत्री आपको मंत्रिपरिषद में ही आपको मिलेंगे। तो मंत्रिपरिषद की हम लोगों ने चर्चा की। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ और देखना है कि जैसे कानून कोई बना, कार्यपालिका यानी कि लागू किया, तो आप देखेंगे कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई ऐसा कानून बन जाता है, कोई ऐसा भी कानून बन जाता है जो कि जनता के लिए सही नहीं है। कोई ऐसा कानून बन जाता है, चाहे विधायिका बना दे, कोई ऐसा कानून या तो केंद्र में बन जाए, केंद्र में, या फिर राज्य। अब यहाँ पे राज्य का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, बिहार, झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, सारे राज्य। केंद्र का मतलब केंद्र तो एक ही होता है, केंद्र एक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कोई मुद्दा लेकर कोई ऐसा कानून बन गया या तो कोई ऐसी मतलब कानून थोपी गई है जनता पर जिसको कि उसका बहुत विरोध हुआ। कोई कानून, केंद्र सरकार का कोई कानून बनाया और जनता पे लागू किया, लेकिन वो कानून सही नहीं है, मान लिया जाए। कानून जो है जनता के नज़र में सही नहीं हुआ, कोई ऐसा कानून बना दिया कि वो सही नहीं है, जनता उसका विरोध कर रही है कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। तो जनता फिर कहाँ जाएगी? अब जैसे भारत सरकार या केंद्र सरकार कोई कानून बनाया और जनता पे लागू किया, लेकिन जनता ने देखा कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत हुआ है, जनता के साथ गलत हुआ है, ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए। तो जनता जाएगी कहाँ, किसको बोलेगी कि ये गलत है? कहीं तो अपील करना पड़ेगा जनता को। तो अपील करने के लिए जनता कहाँ जाएगी? कोर्ट जाएगी। कहाँ जाएगी? न्यायालय जाएगी। जनता जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी कि साहब हमें न्याय दीजिए, हमारे साथ देखिए कैसा कानून बन गया है, कानून गलत बन गया है, हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो गई है।
तो जनता जो है न्यायालय के पास जाएगा कि देखिए तो एक ऐसा कानून बना दिया है केंद्र सरकार ने। तो यहाँ पे न्यायालय क्या करेगी? न्यायालय कहेगी अच्छा लाइए भाई क्या कानून है, हम भी देखते हैं उस पर। न्यायालय जो है, न्यायालय का मतलब आप यहाँ समझ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे यानी कि केंद्र सरकार में जाएंगे, यानी सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है, और हाई कोर्ट उससे नीचे है, निचली अदालत आप कह सकते हैं। तो जनता जाएगी कहाँ जाएगी? केस फाइल करेगी न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि हाँ ये तो कोई गड़बड़ कानून बन गया है। तो न्यायालय क्या करेगी? न्यायालय जो है कानून बनाया है, जिसने लागू किया है, उसको ये समन भेजेगी, उसको बुलाएगी केंद्र सरकार को। यानी कि न्यायालय आप देख रहे हैं, न्यायालय क्यों अलग रखा गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। विधायिका और कार्यपालिका से जो है न्यायपालिका को क्यों अलग रखा गया है, अब आप लोग को समझ में आएगा कि अगर न्यायपालिका अलग नहीं होता, न्यायपालिका अगर इससे अलग नहीं होता तो आपके साथ क्या हो सकता है आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपका जो मौलिक अधिकार है वो धरा रह जाता और सारे आप इसी में सिमट जाता। न्यायपालिका यहाँ पे आप देख लें, विधायिका और कार्यपालिका को एक घर में रखा गया है, लेकिन आप देख रहे हैं न्यायपालिका को अलग रखा गया है। तो इसीलिए रखा गया है कि कोई अगर ऐसा कानून बने, कोई विधायिका अगर कोई ऐसा कानून बना दे, ठीक है, विधायिका कोई ऐसा कानून बना दे जो कि जनता के हित में ना हो, क्या हो, जनता के हित में नहीं हो, और जनता उसका विरोध करे कि नहीं बिल्कुल ये गलत है, तो विरोध अगर न्यायपालिका इसके साथ में रह जाता, अगर न्यायपालिका इसके साथ में रह जाता तो विरोध कौन करता? हम जाते किसके पास? आम जनता किसके पास जाती? जब न्यायपालिका ही विधायिका और कार्यपालिका में शामिल हो जाता, शामिल होने का मतलब ये नहीं कि इसमें पूरा उठ के आ जाए। हो सकता है विधायिका का कुछ आदमी न्यायपालिका में चला जाए, कार्यपालिका का कुछ आदमी यहाँ पे इनके आदमी हो जाए, तो न्यायपालिका थोड़ी ना रहेगा। न्यायपालिका जो है फिर तो उसका काम ही अलग हो जाएगा। फिर वो जनता के क्यों सुनेगा? फिर तो इसका सुनेगा, विधायिका और कार्यपालिका को। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि न्यायपालिका को इसीलिए अलग रखा गया है। भारत की व्यवस्था में जो संसदीय व्यवस्था है, जो संविधान में लिखा है, न्यायपालिका इसीलिए यहाँ पे अलग रखा गया है कि जब भी कोई यानी कि विधायिका और कार्यपालिका अगर कोई ऐसा कानून बनाए, जनता का उसमें जो है हनन हो, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो, या तो कोई ऐसा कानून थोपा जाए जो कि जनता के लिए सही ना हो, तो फिर जनता कहाँ जाएगी? जनता जाएगी न्यायपालिका के पास कि हमें न्याय दीजिए, देखिए एक ऐसा कानून हम लोग पर लगाया गया है। तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा करेगा, न्यायपालिका जो है उसकी समीक्षा करेगा कि हाँ ये क्या कानून है, पहले इसको लाया जाए। समीक्षा करेगा न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जब समीक्षा करेगा तो वो केंद्र सरकार को यानी विधायिका को समन भेजेगा कि आप इसका जो है कुछ इसके बारे में आप बताइए कि आपने क्यों ऐसा कानून बनाया, और अपना आप पक्ष रखिए। आप पक्ष रखेंगे, जब आप केस फाइल करेंगे तो दूसरे को भी तो मौका देंगे कि वो भी अपने बचाव में बोले कि हाँ साहब हमने इसलिए ऐसा कानून बनाया ताकि इन लोगों का भला हो सके, लेकिन इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो न्यायपालिका जो है उनको समन करेगा कि आप आइए न्यायालय में, और जो आपके खिलाफ जो ये केस फाइल हुआ है, आपने जो ये कानून बनाया है,
तो इसके बारे में आप समझाइए हमको। तो वहाँ से कोई सरकार का आदमी आना चाहिए। न्यायपालिका जब बुलाएगा तो सरकार की तरफ से कौन आएगा? सरकार की तरफ से कौन आएगा? कोई तो आदमी होना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई तो वकील होना चाहिए, और ऐसा वकील होना चाहिए कि आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बराबर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके बराबर होना चाहिए, तभी तो वो पूरे, जब केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है तो छोटा मोटा वकील तो से काम नहीं चलेगा। आप छोटा मोटा वकील से काम नहीं चला पाएंगे। तो ऐसा वकील चाहिए ऐसा वकील चाहिए जो कि पूरे, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, जिसकी योग्यता उतनी है, उतना ही योग्यता का वकील चाहिए किसको? केंद्र सरकार को। उतना ही योग्यता की जो वकील है सुप्रीम कोर्ट में, उतना ही योग्यता केंद्र सरकार रखेगा, तभी तो उसकी जो वार्तालाप है या जो बहस है उसको सही से समझा जाएगा। छोटा मोटा वकील रखेगा तो एक ही बार में पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है सरकार एक स्पेशल अपना, मान लीजिए, एक वकील रखती है। कौन रखती है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है एक वकील रखती है हमेशा। आप कहेंगे केंद्र सरकार रखती है तो क्या राज्य सरकार भी रखती है? हाँ, राज्य सरकार भी एक वकील रखती है, जिसको आप एडवोकेट जनरल कहते हैं। राज्य में जो केस लड़ती है राज्य सरकार की तरफ से, उसको आप एडवोकेट जनरल कहते हैं। और जो केंद्र सरकार से की तरफ से केस लड़ती है उसको आप अटॉर्नी जनरल कहते हैं, यानी कि महान्यायवादी। क्या कहते हैं? महान्यायवादी कहते हैं। और जो राज्य सरकार की तरफ से अपना बचाव करती है राज्य सरकार को, उसको आप अटॉर्नी जनरल, यानी कि अधिवक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिवक्ता। तो यहाँ पे हम लोग इतना जो किए हैं इसीलिए कि हम लोग महान्यायवादी के बारे में आज पढ़ेंगे कि महान्यायवादी आखिर क्या होता है, महान्यायवादी क्या होता है और इसका काम क्या है, इसको जो नियुक्त कौन करता है, और ये सरकार के लिए क्यों जरूरी है। तो इतना हम लोगों ने चर्चा किया तो इतना समझ में आ गया होगा कि इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर केंद्र सरकार के पास बढ़िया, मतलब अच्छा महान्यायवादी नहीं हुआ तो फिर केंद्र सरकार को ज़्यादा दिक्कत होगी। उनको कानूनी सलाह कौन देगा? कोई भी कानूनी सलाह अगर लेना हो तो किससे लेंगे? महान्यायवादी देगा। केंद्र सरकार को कोई भी कानूनी सलाह लेना हो तो महान्यायवादी देगा। अगर राज्य सरकार को कोई कानूनी सलाह लेना है तो एडवोकेट जनरल देगा, यानी कि अधिवक्ता। तो चलिए हम लोग देखते हैं महान्यायवादी के बारे में। अब इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। सरकार की तरफ से इनको बुलाया जाएगा और महान्यायवादी ही इनका केस लड़ेंगे केंद्र सरकार की तरफ से। तो इसलिए यहाँ महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो चलिए देखते हैं महान्यायवादी की। तो चलिए हम लोग महान्यायवादी के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जो है केंद्र सरकार को महान्यायवादी की ज़रूरत क्यों पड़ती है और राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा महान्यायवादी के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेंगे?
राष्ट्रपति करेंगे अनुच्छेद 76 के अनुसार। ये किनके कहने पे करेंगे? नियुक्ति जो है राष्ट्रपति तो करेंगे, ये सही है, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन सलाह किससे लेंगे? सलाह लेंगे मंत्रिपरिषद से, प्रधानमंत्री से सलाह लेंगे। प्रधानमंत्री बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति सही है महान्यायवादी के लिए। वो तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद ही बताएंगे ना। और उसके बाद राष्ट्रपति को बोलेंगे कि इनको नियुक्ति करिए महान्यायवादी के लिए। तो आप देखते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति होती है तो इनकी भी सहायता के लिए कोई होते हैं। कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल होते हैं। सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? कानूनी सलाहकार होते हैं। ये भी कानूनी सलाहकार होते हैं। और कानूनी सॉलिसिटर जनरल के भी एक सहयोगी होती हैं जिनको आप सॉलिसिटर सिर्फ कहते हैं। तो आप सिर्फ मेन जो चीज़ें हैं सॉलिसिटर जनरल, इतना आप याद रखिए। ये जो है महान्यायवादी को सलाह देते हैं, यानी कि उनका हेल्प करते हैं। तो जैसे होता है कि ये बड़ा वकील हैं, आप इनको बड़ा वकील मान लीजिए महान्यायवादी को, और इनसे ये थोड़ा छोटा है, ये उनको सलाह देंगे। कोई कानूनी दाव पेच ऐसा होता है जो कि सलाह लेना पड़ता है। तो सलाह अगर महान्यायवादी को लेना हो तो किन से लेंगे? सॉलिसिटर जनरल से। और इनके साथ भी एक बड़ा ग्रुप होता है वकील का जो न्यायिक प्रक्रिया जानते हैं। सॉलिसिटर जनरल के साथ में एक ग्रुप होता है। ऐसा नहीं कि महान्यायवादी कोई एक आदमी है वही सारा चीज़ देख रहा है, ऐसा नहीं है। आपको नाम सिर्फ ये महान्यायवादी क्या लगना है? ये जो सुप्रीम कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, इनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उतना योग्यता इनकी होती है। क्या होती है? महान्यायवादी की योग्यता बनने का जो है वो कितना है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने जितना है। तो ये तो आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने लायक है। तो ये तो एक आदमी हो गए, लेकिन उनके साथ कौन होगा? सॉलिसिटर जनरल होगा उनके सहयोग के लिए। और इनके साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा जो कि कानूनी सलाह देंगे, और वही सलाह ये उसी सलाह पे काम करेंगे। तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे। और राष्ट्रपति करेंगे तो फिर क्या होगा? ये जो है कोई भी सदन में भाग ले सकते हैं। कोई भी सदन में भाग ले सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई कार्यवाही चल रही है लोकसभा या राज्यसभा की, आप जैसा कि जानते हैं दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। जो महान्यायवादी हैं ये तो लोकसभा में भी भाग ले सकते हैं या फिर राज्यसभा में भी भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाग लेना अगर इनको होगा तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? ये मतदान नहीं कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। अब ये मतदान ही नहीं कर सकते हैं। सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते हैं। और इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का।
5 वर्ष का कार्यकाल होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कार्यकाल जो है 5 वर्ष का, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। तो अनिश्चित है तो हो सकता है 2 साल ही रहे, 1 साल के बाद कोई दूसरा चेंज हो सकता है, 2 साल के बाद कोई भी आ सकता है। तो ये काम किस पे करते हैं? यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक चाहें तो राष्ट्रपति रहे, जब तक चाहेंगे राष्ट्रपति, जब तक ये रह सकते हैं। आप सीधे कहिए कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद जब तक चाहेंगे ये रह सकते हैं। सलाह कौन देगा? मंत्रिपरिषद ही देगा। राष्ट्रपति अपने विवेक से थोड़ी कुछ करेंगे। राष्ट्रपति अगर प्रसाद पर्यंत इनके काम कर रहे हैं तो किसके सलाह पे काम कर रहे हैं? पीछे इनका मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद है और फिर प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की सलाह पर इनको हटाएंगे या तो फिर रखेंगे। ये नाम का सिर्फ है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं। तो इनका कार्यकाल जो है कोई निश्चित नहीं है, 5 वर्ष का इसे है कार्यकाल, लेकिन 2 साल 1 साल कभी भी हट सकते हैं, इनका कोई निश्चित नहीं है। आपसे फैक्चुअल बातें हैं तो उसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि प्रथम महान न्यायवादी कौन थे आज़ाद भारत में, यानी आज़ादी के बाद ही ये सब पद आया है। तो MC शीतलवाड़, MC शीतलवाड़, MC शीतलवाड़ जो है महान्यायवादी के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ रहे हैं, जो कि कब से कब तक थे? 1950 से 62 तक रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं? MC शीतलवाड़ जो कि है भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, जो 50 से 62 तक रहे हैं। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में R वेंकट रमनी। R वेंकट रमनी है। महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमनी है। वर्तमान में अभी R वेंकट रमनी है। तो एक चीज़ें और है, इस पर थोड़ा सा हम ऐड करना चाहेंगे कि जो महान्यायवादी हैं वो न्यायालय जो है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, यानी कि किसी भी ये जो महान्यायवादी हैं भारत के किसी की भी राज्य क्षेत्र के अंदर जो न्यायालय है उसमें ये अपना काम कर सकते हैं। किसी भी राज्य क्षेत्र में अपना न्यायिक प्रक्रिया, यानी कि कोई भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। तो कोई भी न्यायालय में भाग लेना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार को जो चुनौती मिलेगी कोई भी स्टेट से मिल सकता है, कोई भी हाई कोर्ट में दाखिल कर सकता है केंद्र सरकार के विरुद्ध। तो केंद्र सरकार के विरुद्ध करेगा तो महान्यायवादी को जाना ही पड़ेगा, वहाँ न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेना ही पड़ेगा। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये तो हो गए महान्यायवादी। आप राज्य में पढ़ेंगे, जब विधानसभा मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे एडवोकेट जनरल, यानी कि महाधिवक्ता के बारे में। तो उनका भी पावर कुछ इसी प्रकार का रहेगा। तो आप लोग महान्यायवादी के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। तो इससे आगे की क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।